सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति के विषय में यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे समझते हैं। तो पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र की साम्राज्यवाद की जो भूख थी, यानी पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र जो थे उस समय उनकी साम्राज्यवाद की भूख और उपनिवेश लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश यानी होता है अधिकार अथवा तो सत्ता स्थापित करने का यहाँ पे, और अपनी सत्ता का वहाँ पे विस्तार किया। मतलब आपने उन्हें सत्ता स्थापित भी की और अपनी सत्ता जो थी उसका विस्तार भी किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू हुई थी, और उसी समय में यूरोप ने जो था यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश करना शुरू ही किया था। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया अफ्रीका को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नुकसान जो है वो पहुंचा है। आर्थिक रूप से कैसे? तो हमारा देश जो था वो पहले बहुत संपन्न था, जिससे आप जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दूसरा सामाजिक और तीसरा सांस्कृतिक, यानी हमें जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाया इन पश्चिम यूरोप के उपनिवेश भूखे देशों ने। उसके बाद विश्व राजनीति में उनके ऐसे परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस के बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ था। मतलब उनकी इस क्रांति के कारण सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध और बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का वहां पे सृजन हुआ। किसकी वजह से? इनकी उपनिवेश की वजह से। उसके बाद दूसरा, तो विद्यार्थी मित्रों आइए हम उनका विवरवार यहाँ पे अध्ययन करते हैं, मतलब पूरा नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे टॉपिक हमारा दिया पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेश यहाँ पे कब शुरू हुआ। तो एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने के लिए पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र क्या था उनके लिए मुख्य थे। जो एशिया अफ्रीका के अंदर सत्ता करने के लिए उनके लिए क्या था? पश्चिम यूरोप जो था वो उनका मुख्य राष्ट्र था। उनके इस साम्राज्यवादी लालसा ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको भी क्या है, जैसे यहाँ पे नेदरलैंड, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद लग्जमबर्ग और उस पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासन की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा अधीन पुर्तगाल भी आ गया, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास ही था। मतलब उस समय 6 दशक तक जो गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश सत्ता का स्थापित करने का अधिकार जो था वो एकमात्र पूरी दुनिया में स्पेन के पास ही था। इसी तरह से फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रिया के प्रदेश भूख के शिकार इटली और जर्मन भी बने थे। इसी तरह फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी मतलब भूख के शिकार इटली तथा जर्मन भी बने थे इन यूरोपीय देशों के। यद्यपि जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ता की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत कर लिया। मतलब यूरोप के जो लोग थे उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो उन लोगों ने भी क्या किया, अपने माता पिता के जैसा ही सत्ता का यहाँ पे एशिया अफ्रीका के अंदर सत्ता के अंतर्गत वहां पे ले लिया कुछ राज्यों को अपने अंतर्गत। अब पहला दिया एशिया के अंदर उपनिवेश, यानी एशिया के अंदर उनका सत्ता किस तरह यहाँ पे उनको मिली, किस तरह उन्होंने पाई, वो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर। तो इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलया में भी अपना साम्राज्य जो था वो स्थापित कर दिया। यानी एशिया के अंदर किस सबसे पहले उपनिवेश कहाँ हुआ, यानी सबसे पहले अधिकार उन्होंने सत्ता कहाँ पर कब्जा किया? तो इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलया के अंदर भी अपना साम्राज्य जो था वो उन्होंने स्थापित कर लिया। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ जो 1839 और 1842 के बीच में हुआ। तो इसी इतिहास में अफीम युद्ध के रूप में इसे प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाहों मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हो गई। यानी
इंग्लैंड जो थे वो भूख के प्यासे थे, सत्ता मतलब वो बढ़ाना चाहते थे अपना, तो उन लोग ने मतलब अफीम के व्यापार के कारण वहां पे क्या हुआ, उससे चीन से भी युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध जो था वो टोटल 4 साल युद्ध चला, जिसके अंदर चीन की जो थी वो पराजय हो, और 5 जो बड़े बंदरगाह थे इंग्लैंड की सत्ता में क्या हो गए, शामिल हो गए। इस प्रकार इंग्लैंड की सत्ता की वृद्धि हो गई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक राजनीतिक अधिकार वहां पे क्या कर लिए, चीन के अंदर प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि उस समय चीन जो था वो कमजोर था और इंग्लैंड से हार भी गया था इस वजह से। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाले खनिज तेल में यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया था। अब जो हमारे पश्चिम एशिया के अंदर विपुल मात्रा के अंदर जो निकलने वाले खनिज तेल थे, उस खनिज तेल की वजह से यूरोप ने क्या किया, अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित करने का, यहाँ पे उनको ये आकर्षण था, मेन चीज था। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किए थे। मतलब क्या, वो सारे, ये जो सारे आप जो देश देख रहे हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, इनके अंदर विपुल मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है और है भी। तो इस वजह से उन सारे देशों ने क्या किया, इन सब पर अपना मतलब हक स्थापित करने का किया। अभी भी आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जैसे कुवैत वगैरह हो गया, सऊदी अरब वगैरह, ये सब जो है हम अमेरिका के कहने पर चलते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि अमेरिका जो है उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है और उसके एवज में क्या करता है, उनसे तेल वगैरह जो है वो सस्ते कीमत में खरीद लेता है। तो ये है। तो दूसरा देखते हैं, अफ्रीका में उपनिवेश, यानी अफ्रीका के अंदर सत्ता किस तरह इन लोगों ने हासिल की, तो वो यहाँ पे देखने वाले हैं। 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किया। यानी जिस तरह इंग्लैंड लोगों ने स्थापित किया था हमारे भारत के अंदर उपनिवेश, उसी तरह सर्वप्रथम डच लोग ने अफ्रीका के अंदर क्या किया, उपनिवेश यहाँ पे स्थापित किया। इंग्लैंड ने कैप में फ्रांस और उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र जो थे वहां उसने यहाँ पे स्थापित किए, और साथ ही यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे जो माल थे, कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता जो थी वो स्थापित की। यानी उस समय कच्चा माल जो था वो अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा था, तो कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का जो विशाल क्षेत्र था, जो बहुत बड़ी जगह थी, उसे अपने अधिकार में करके अपनी क्षेत्र की सत्ता जो थी वो डच ने स्थापित की थी। आगे कहते हैं उसके बाद, इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अफ्रीका के देशों जैसे कि प्रदेश में अपने केंद्र जो थे वो स्थापित किए थे। किसने? इंग्लैंड ने। फ्रांस ने ट्यूनिशिया, यहाँ पे मोरक्को दिया हुआ है, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य जो था वो स्थापित किया। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य जो था उसे विकसित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास अफ्रीकी प्रदेश पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर यहाँ पे कब्जा जो था वो कर लिया। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन ने यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई जो 1884 और 85 के बीच में हुई थी, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे क्या कर दिया, उसे बांट दिया गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य जो थे वो स्थापित हो गए। जाहिर सी बात है, जब किसी देश को विभाजित कर दिया जाएगा तो उसकी ताकत जो है वो कमजोर हो जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं ना, एकता में ही बल है, तो वो सेम चीज। तो एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्र जो थे वो एशिया, अफ्रीका के प्रदेश पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर जर्मनी और इटली जो थे वो दोनों का एकत्रीकरण हुआ था, मतलब दोनों मिल गए थे। इसलिए जर्मनी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था उस समय। इस तरह से इन तीव्र बदलते जाते प्रवाहों में उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया।
उससे उनका विकास रुक गया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित हुई। मतलब ये जब जो भी देश वहां पे आगे बढ़ते थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए, तो वो जो देश थे यूरोपीय देश, वो उनसे उन्हें क्या करते थे, रोकते थे उनके। तो जिससे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना यहाँ पे उससे निर्मित हुई। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो इसी वजह से हुआ था। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिबल क्या थे। अब प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच, मतलब यहाँ इतने साल तक चला यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटना में प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का समावेश किसमें होता है, आधुनिक विश्व की कुछ हृदय द्रविक, यानी जो हृदय को मतलब द्रवित कर दे, और अविस्मरणीय घटना में प्रथम विश्व युद्ध का क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समावेश होता। विश्व युद्ध किसी एक दो घटनाओं या परिबलों का कारण नहीं हुआ, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण जो थे वो उत्तरदायी थे, यानी जवाबदार थे। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 में हुआ। जर्मनी ने सेडन की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी जो 1871 में हुई। इसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को जो है देना पड़ा। किसने, फ्रांस को देना पड़ा। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल ना सका। इस तरह यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि जो थी, फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण यहाँ पे बनी, यानी वो संधि जो थी, वो संधि क्या बनी यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की मतलब प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुई, कारण बनी। जर्मनी ने सेडन की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इस वजह से जो फ्रैंकफर्ट संधि करनी पड़ी। अब फ्रैंकफर्ट संधि के अंदर स्टूडेंट्स क्या था, फ्रैंकफर्ट संधि ये थी कि युद्ध के दंड के रूप में उसे 2 प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस जो थे वो जर्मनी को उसको सत्ता वहां पे देनी उसे पड़ी। अब इस अपमान को जो था वो फ्रांस कभी ना भूल सका, जिससे फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी। ये सवाल पूछा था तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इस तरह एक युद्ध के अंत में दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया। इसी कारण की वजह से एक विश्व युद्ध जो था वो खत्म होने के पश्चात दूसरे विश्व युद्ध जैसी यहाँ पे घटना जो थी वो यहाँ पे उसका बीजारोपण हो गया। अब आर्थिक परिबल इसमें कौन कौन से थे तो वो देखते हैं यहाँ पे। 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया अफ्रीका में विशाल उपनिवेश, यानी उपनिवेश मतलब वहां पे सत्ता, अपना अधिकार जो था वो क्या दबदबा बना लिया था। किसने, इंग्लैंड ने, यानी अंग्रेज लोग। वो अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बन गई, यानी जो देश जहां जाते थे उसका आर्थिक शोषण करके वो धनवान बन जाते थे। औद्योगिक क्रांति, उपनिवेश के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ी। तब 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा वहां पे शुरू हो गई, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में तो इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी इंग्लैंड लोगों का अधिकार था, जबकि यहाँ पे जर्मनी को कच्चे माल की जब जरूरत पड़ी तो उसने एशिया और अफ्रीका के बाजार में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा शुरू की। तो जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया, तो वह एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। कौन, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी जो जाहिर सी बात है कि जर्मनी अगर सस्ता माल देगा तो इंग्लैंड और फ्रांस के माल को कौन खरीदेगा। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा जो थी वहां पे वो उस समय शुरू हो गई। सेकंड पॉइंट हमें दिया वो सैन्यवाद। तो यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो स्पर्धा हुई उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी, यानी यूरोप के जो राष्ट्र थे उसके मतलब अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए जो स्पर्धा हुई थी उसके लिए सैन्य शक्ति, यानी जो फौजी की जो ताकत थी सोल्जर्स की, वो उसके अंदर मतलब महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। इंग्लैंड, फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे, जबकि जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो गई। मतलब इतने, जैसे मान लीजिए जैसे अभी क्या है, अगर आप जाएंगे वहां पे ब्राजील के अंदर, इसराइल को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसराइल एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक नागरिक को, जो भी एक घर का मतलब कोई भी एक घर है, तो उसके अंदर प्रत्येक एक नागरिक को वहां पे जो है वहां पे जो सैन्य जो है उसके सैनिक की यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग जो है वो लेनी कंपलसरी ही है। तो ऐसा वहां पे क्या किया, जापान, इटली और जर्मनी के कई राष्ट्रों ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा क्या की, शुरू कर दी गई। स्व शिक्षा के बहाने शास्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे थे। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धा में सैन्य स्पर्धा जोड़ने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र यानी और खतरनाक बना था। तीसरा दिया गुटबंदी अथवा तो गुप्त संधि, यानी जो गुप्त रूप में जो देश मिल जाते थे और दूसरे देश पे हमला कर देते थे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के सृजन में यानी मतलब घटना होने में गुटबंदी और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व दो गुटों में विभाजित था, एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उसके बाद बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट यहाँ पे था। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्षा, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय, तिरस्कार की भावना जो थी वो पैदा हो गई। जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पे गुप्त संधि करेंगे तो दूसरे देश को क्या होगा, हमारे पे जो विश्वास जो होगा, विश्वास कम होने लगेगा। तब युद्ध जैसे परिणाम क्या होते हैं वहां पे उठते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी, उसका रीजन क्या था, गुप्त संधि, क्योंकि उन सब देश के बीच में जो यहाँ पे गठबंधन था, वो सबके बीच में क्या ईर्ष्या, दुश्मनी, एक दूसरे से मतलब जलन होने लगी, वो उसका मेन कारण बनी। चौथा पॉइंट हमें दिया गया, उग्र साम्राज्यवाद की भावना। बेल्जियम, ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का क्या था, परिणाम था। परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप जो था वो धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र के हित जो थे वो आपस में ही टकराने लगे, क्योंकि उन सबके आपस में ही इतना ईर्ष्या होने लगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर कि जो नेता लोग जो आपस में भिड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करते, तो सेम उसी तरह जो था वहां पे यूरोप के अंदर भी क्या होने लगी, आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र यानी एक दूसरे जो राज्य जो है वो एक दूसरे में आपस में टकराने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति का यहाँ पे पाठ पढ़ाया, अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रवाद के प्रति घृणा को यहाँ पे प्रोत्साहन दिए। जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता था। वो महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास रखता था। अपने प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वंचित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास रखता था। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों ने भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या हो गई, वो परिवर्तित हो गई। अब हम यहाँ पे नंबर 5 दिए, समाचार पत्रों का योगदान क्या था प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्रों की परस्पर कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों ने दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई गई कि भड़काई गई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी ना कर सके, मतलब लोग आपस में ही भिड़ गए। छठा, युद्ध संबंधी तत्व ज्ञान। तो युद्ध में अब युद्ध की कल्याण की नीति ने क्या करा, जोर पकड़ा। उसके बाद टिटस जैसे जर्मन लेखकों ने ये सिद्धांत प्रचलित किए गए, शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, मतलब ऐसा उसने घोषित कर दिया गया इस लेखक ने।
युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नेत्सो नामक जर्मन के लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य बताया। उसके बाद ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की ब्लेड हैंड नामक सर्बिया के उग्र संस्था के सदस्य ने गोली मारकर जो थी वो हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उनके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय यहाँ पे दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले में अनभिज्ञ होने की यहाँ पे घोषणा की और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक ना सुनी और सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की यहाँ पे घोषणा कर दी। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे आरंभ हुआ। जाहिर सी बात है, जब किसी देश के राजकुमार और उसकी पत्नी को यहाँ पे अगर साम्राज्यवाद के कारण पे गोली मार दे, जाहिर सी बात तो ऐसी तो यहाँ पे घटना होने ही वाली है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और ध्रुवीय राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में क्या किया, भाग लिया। जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय यहाँ पे विजय जो थी वो प्राप्त की। किसने? जर्मनी ने। उसके बाद फ्रांस की सेना को उसने क्या किया, नष्ट कर डाला। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के साथ अनेक जहाजों को डुबा दिया। टैंकों, जहरीले गैसों आदि के द्वारा लाखों सैनिकों तथा नागरिक की जान हानि उस समय हुई। रूस में क्रांति 1917 में हुई, इसलिए रूस युद्ध से हट वहां पे गया। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसिटानिको को डुबा दिया था। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर बड़ी चीज को डुबा देगा या बड़े देश को दबा देगा तो वो क्या हो जाएगा, ताकतवर कहलाएगा। जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक जो थे वो उसके अंदर डूब गए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में यहाँ पे क्या हो गया, शामिल हो गया। उसके साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, शाम जैसे राष्ट्र जो थे वो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में यहाँ पे क्या हो गए, मतलब दोस्ती के रूप में यहाँ पे जुड़ गए। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अमेरिका के सेना के समक्ष जर्मन सीमा नहीं टिक सकी। समग्र युद्ध का पासा जो था वो पलट गया। ईस्वी सन 1918 में सितंबर के समय बल्गेरिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्रों के शरण में क्या हो गए, आ गए। तो अक्टूबर 1918 में जर्मन सम्राट केसर राजसत्ता छोड़कर जो था वो भाग गया। जर्मन गणतंत्र 11 नवंबर 1918 को और मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्व युद्ध का क्या हो गया, यहाँ पे अंत हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे अंत हुआ। अब उसका रीजन क्या था, तो उसका रीजन यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो जर्मन जो था वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। क्योंकि सभी जो देश थे यहाँ पे जो थे, अमेरिका, ठीक है, पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, ये सारी क्या हो गए, एक साथ में मिल गए। जिस वजह से अमेरिका की सेना के सार में जर्मन सेना जो थी वो ना टिक सकी। इस प्रकार जो विश्व का समग्र जो पासा जो था वो पूरा पलट गया। इस प्रकार जो बल्गेरिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्र के शरण में यहाँ पे आ गए, मतलब अमेरिका के समक्ष में आ गए। इस प्रकार जो उसका जो राजा जो था वो सम्राट केसर राज सत्ता छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र जो होता है वो 11 नवंबर 1918 को उसने क्या की, शरणागति जो है स्वीकार की और युद्ध का क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह विराम मिला और इस तरह विश्व युद्ध का क्या हो गया, अंत हुआ। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि विश्व युद्ध का परिणाम, यानी तुरंत में तात्कालिक परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहला जान माल की हानि हुई, सामाजिक परिवर्तन, उसके बाद वर्सेल्स की संधि और वगैरह वगैरह हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया। इस 1 करोड़ लोगों की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी 5.5 करोड़ लोग जो थे वो बचे और 2 करोड़ लोग जो थे वो घायल हुए
और 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग बन गए। युद्ध के बाद महामारी, भूखमरी, हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या अधिक थी और युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा जो था वो 337 अरब डॉलर यानी 6.5 अरब पाउंड हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध समय इतना सब लोगों का मिला कितना घाटा हुआ था। सामाजिक परिवर्तन, विश्व के हर एक राष्ट्र के पुरुषों को युद्ध में शामिल होने से कौटुंबिक एवं व्यवसायिक उत्तरदायित्व स्त्रियों के सिर पर आ पड़ा। घर की चार दीवारी में बाहर आकर व्यवसायिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां के सारे लोग जो थे वो युद्ध के अंदर शामिल हो गए थे। अब युद्ध में जाना इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होना, या तो मर जाना, या तो फिर लंगड़े लूले, या तो फिर घायल हो जाना। इससे उनमें पुरुष के समक्ष यहाँ पे होने का आत्मविश्वास में क्या हुई, वृद्धि हुई और उनमें समानता की भावना का क्या हुआ, उद्भव हुआ। परिणाम स्वरूप स्त्री मताधिकार की यहाँ पे मांग उठी, मतलब औरतों की मांग उठी कि हमको भी अधिकार मिलने चाहिए पुरुष के समान। युद्ध के दौरान जीवन की जरूरी वस्तु के उत्पादन में कमी आई थी। इसके अभाव बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं शुरू हुई। लोग अपार यहाँ पे कठिनाइयों का लोगों को सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति अधिक दयनीय बनी। और तीसरा यहाँ पे दिया है वर्सेल्स की संधि यानी जून 1919 में यहाँ पे हुई। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के अंत चरण में जर्मनी के द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शर्त शरणागति स्वीकार करने में युद्ध का क्या हुआ, यहाँ पे ये अंत हुआ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर सारे जो देश थे अमेरिका, चीन, ठीक है, और जो भी देश थे जो मित्र राष्ट्र के संपर्क में अगर नहीं आते, वो एक दूसरे से मतलब दोस्ती नहीं करते, तो उस समय जर्मन को कोई हरा सकता नहीं था। लेकिन इन सबकी कूटनीति की वजह से जो जर्मनी जो था वो क्या हो गया, फीका पड़ गया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे क्या हुआ, अंत हुआ। उसके पश्चात मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया जो थी अपनाई और उसमें 58 कमीशन की यहाँ पे रचना की गई और जिसमें 145 बैठकें आयोजित की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए थे वे वर्सेल्स के शीश महल यानी जो मिरर जिसे पैलेस कहा जाता है किए गए, इसलिए उसे वर्सेल्स की संधि के रूप में कहा जाता है। मतलब वहां पे ऐसा हुआ होगा कि जो समझौते के अंदर यहाँ पे शीश महल पैलेस के अंदर किया गया अथवा तो उसे उन्होंने ले लिया होगा, तो इसलिए उस संधि को वर्सेल्स की संधि के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। वर्सेल्स की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था थी। पहला प्रादेशिक व्यवस्था, दूसरा सेना में कमी, तीसरा और यहाँ पे जैसे निशस्त्रीकरण मतलब आप शस्त्र नहीं रख सकते हो, चौथा युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था यानी जो युद्ध का जो हर्जाना हुआ उसमें आपको किस्त की व्यवस्था आपको देनी होगी और अन्य व्यवस्था थी। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री मंत्री क्लेमेंसो और इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पे दिया है ऑर्लैंडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, मतलब उसका जवाबदार जो था प्रथम विश्व युद्ध का, वो सारा जवाबदार जो है जर्मनी को माना गया। जर्मनी पर 650 अरब पाउंड का युद्ध दंड यहाँ पे लादा गया और उसका रूहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। यानी इसको रूहर प्रांत जैसा प्रदेश जो था वो फ्रांस जो था उसे मतलब यहाँ पे फ्रांस जैसा देश देना पड़ा। उनकी राइन नदी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइनलैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया तथा वह खनिज समृद्ध प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। उसके अधिकांश उपनिवेश ले ली गए, यानी उसके अधिकांश जो सत्ता थी जर्मनी की वो सारे उपनिवेश को छीन लिया गया। अल्सेस और लॉरेंस फ्रांस को वापस देना पड़ा, जो उसने जीत के वापस अपने हाथ में अंदर कर लिए थे वो उसे वापस देना पड़ा जर्मन को। इसके उपरांत हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला, लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों यानी अमेरिका, चीन युद्ध मुआवजे के रूप में वहां पर देना पड़ा। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर
जबरदस्ती हस्ताक्षर जो थे वो करवाए गए, अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इससे जर्मनी के लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणाम स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो थी वो छिन्न भिन्न मतलब तितर बितर हो गई। आखिरी हमें दिया हुआ है दूरगामी परिणाम, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे दूरगामी परिणाम उसके क्या हुए। तो युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई और जिसमें बैर की भावना थी। बैर मतलब क्या, एक दूसरे के प्रति मतलब अच्छी भावना ना रखना, चुगली वगैरह सब चीज रखना और मतलब बुराई करना। इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। साम्यवादी रूस को राष्ट्र संघ में स्थापित नहीं किया गया। अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो था वो निर्मित हो गया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बीच में जो संधि की गई थी उसमें जिसमें ही क्या थी, बैर की भावना थी एक दूसरे के प्रति, जिससे शांति स्थापित नहीं हो सकी। और रूस जो था वो राष्ट्र संघ में स्थापित नहीं किया गया था और उसी राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका जो था वो शामिल नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो था यहाँ पे वो बन गया। आगे के टॉपिक यहाँ पे दिया, रूस की वोल्शेविक क्रांति 1917 में यहाँ पे आते। ईस्वी सन 1917 में रूस में क्रांति हुई। वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन जो थे वो चलाते थे। जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा पर उन राजाओं को निरंकुश जारशाही इतनी अधिक कठोर थे कि कोई व्यक्ति अधिकार मांग करे तो उस पर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता अथवा तो साइबेरियन की हड्डी जमा देने वाली कातिल दंड में भेज देने की सजा दी जाती। यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए दुखद, गरीबी और यातना का कारण बना। मतलब ये रूस की वोल्शेविक क्रांति में यहाँ पे इस महत्वपूर्ण घटना इसीलिए माना जाता है। रूस के किसान खेतदास मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था और उनकी स्थिति कंगाल बन गई थी। फादर गपॉन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस में लोग जार के निवास स्थान के यहाँ पे विंटर पैलेस गए, जो 22 फरवरी 1905 में गए, रविवार को गए थे। वे सभी लोग निशस्त्र थे, यानी बिना किसी शस्त्र के थे। कुछ लोगों के हथियार में जार की तस्वीर थी और उसमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो जैसे सूत्र यहाँ पे लिखे थे। उन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे, जिसमें हजारों निर्दोष लोग जो थे वो मारे गए। जहां जार का महल था वहां सेंट पीटर्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया, यानी जो उसका बर्फ जो था वो सेंट पीटर्सबर्ग का वो पूरा खून से लाल हो गया। उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के रूप में रूस में मनाया जाता है। उसी समय रूस जापान युद्ध यानी जो 2004 और 5 के बीच में हुआ, छोटे से राष्ट्र जापान के द्वारा विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र रूस को दे दी गई और पराजय से जारशाही की कमजोरी का पर्दाफाश होने पर रूस के अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई और रूसी प्रजा का रोष परख करके उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई। डूमा यहाँ पे धारा सभा बुलाने की घोषणा की गई। समयांतर पर 4 डूमा बुलाई गई और परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही बर्खास्त कर दी गई। 8 मार्च 1917 को पैडोगार्ड के कुचले हुए मजदूर ने हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए जार ने सेना भेजी,
परंतु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का यहाँ पे आरंभ हुआ। जारशाही के पतन के बाद कैरेनिस्की के नेतृत्व यहाँ पे मेंशेविक पक्ष यानी अल्पपात के हाथ में सत्ता आई। जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे, यानी जो वहां पे लेनिन जो भाषी जो थे रहने वाले लोग थे, उनको छोड़कर सभी रूसी जो लोग थे वो मतलब खुश। जाहिर सी बात है, एक क्रूर तानाशाह चला जाएगा तो सब खुशी होने वाले। परंतु लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करता था। परिणाम स्वरूप उसने मोल्शेविकों के विरुद्ध उकसाकर नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति यहाँ पे करके सत्ता जो थी वो उसने क्या कर ली, प्राप्त कर ली, जो साम्राज्यवाद बेल्शेविक क्रांति के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल था कि बेल्शेविक क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है। तो वहां पे कह सकते हैं जो जारशाही जो तानाशाह था उसका पतन होने के बाद लेनिन को छोड़कर सारे जो थे रूसी लोग जो थे वो खुश थे। लेकिन जो लेनिन यहाँ पे कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवी का वर्चस्व में विश्वास रखता था। इस प्रकार उसने क्या किया, बोल्शेविकों को मेंशेविकों के विरुद्ध यहाँ पे उकसा कर, यानी दो जो लोग थे वो, एक तो क्या था बेल्शेविक, तो दूसरा क्या था यहाँ पे मोल्शेविक था। उन दोनों को आपस में एक दूसरे के विरुद्ध उकसाकर 1917 में अंतरिम क्रांति करके उसने सत्ता प्राप्त कर ली, जिसे बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस तरह 300 साल पुराना शासन जारशाही का अब समाप्त हो गया और 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जार विहीन बना, यानी जार तानाशाह से मुक्ति उसे प्राप्त हुई। आगे का टॉपिक यहाँ पे दिया गया, विश्व शांति के प्रयास किसके द्वारा किए गए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहला राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। विश्व युद्ध के भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा और तत्क्षण और सक्रिय रूप में विचार करना पड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया। वुडरो विल्सन ने 14 मुद्दे को आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की रचना की गई, यानी द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, उसकी यहाँ पे स्थापना की गई। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो राष्ट्र संघ की स्थापना के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्र संघ के कौन कौन से जो यहाँ पे उद्देश्य थे, 14 मुद्दे, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहला मुद्दा दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्रों की अखंडता बनाए रखना। तीसरा, युद्ध नीति का त्याग करना, यानी युद्ध को छोड़ देना, ठीक है। इसमें पहला कह दिया अंतरराष्ट्रीय, यानी एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है उसमें शांति और सुरक्षा की व्यवस्था रखना। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखेगा। चौथा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित करना, यानी एक देश दूसरे देश से जो संबंध जो है उसे क्या करना, विकसित करना। पांचवा पॉइंट दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण ढंग से अथवा तो मध्यस्थता, यानी हाथ मिलाकर उसका हल निकालना। छठा और लास्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है यदि कोई राष्ट्र संघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे तो उसे बागी राष्ट्र क्या कर देना, घोषित कर देना। बागी मतलब क्या, जो उन सब की बात ना माने, ठीक है, मतलब जो मध्यस्थता यानी हाथ ना मिलाए, युद्ध पे अड़ा रहे तो उसे बागी राष्ट्र के रूप में घोषित कर देना। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्र संघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो थे उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना तो की, लेकिन ये जो